हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिलियन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम पिछले लेक्चर में बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की मोलरता और मोललता विधि का अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मोलरता और मोललता विधि का अध्ययन नहीं करा है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप उसे देख लें। अब हम आज के टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा नॉर्मलता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए आप। ये बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। बोर्ड एग्जाम में इसी से ज्यादातर न्यूमेरिकल और इसी की परिभाषा पूछी जाती है। तो नॉर्मलता को आप अच्छे से अब क्लियर करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मलता को स्टेप बाय स्टेप हल कराएंगे और फार्मूला भी ड्राइव कराएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए नॉर्मलता को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नॉर्मलता की डेफिनेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको फार्मूला ड्राइव कराएंगे। क्या डेफिनेशन है? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, ये कोई बर्तन है और इसमें आपने 1 लीटर बिलियन लिया है। बिलियन कितना है? 1 लीटर। और 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब हम आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बारे में बताएंगे। पहले आप यहाँ पर एक परिभाषा की ये बात क्लियर कर लीजिए कि नॉर्मलता विधि में हम क्या करते हैं। बिलियन 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर बिलियन लेते हैं और उसमें हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों को देखते हैं। तो वो विधि क्या कहलाती है? बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की नॉर्मलता विधि। जैसे 1 लीटर आपने शरबत बनाया, आपने चीनी और पानी को ऐड किया, चीनी प्लस पानी, चीनी और प्लस पानी, जो शरबत बना था वो मान लीजिए कितना है? 1 लीटर है। टोटल बिलियन 1 लीटर है और इसमें विलेय क्या है? विलेय है हमारा चीनी। तो चीनी जो विलेय है उसके ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वही बिलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। तो आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि बिलियन 1 लीटर होगा, उसमें जितने विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले होंगे वो बिलियन की नॉर्मलता कहलाएंगे। इसे हम ग्राम तुल्यांक को अभी आपको अच्छे से बताएंगे। पहले आप ग्राम तुल्यांक समझ लीजिए कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों को ही देखते हैं और बिलियन का आयतन 1 लीटर होगा, तब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से किसे प्रदर्शित करते हैं? नॉर्मलता को। अब हम इसका फार्मूला स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान से देखना दोस्तों। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? हम किस के सापेक्ष देख रहे हैं या किस में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या देख रहे हैं, ये बटे में लिखते हैं। हम किस में देख रहे हैं? आयतन में। किसके आयतन में? बिलियन के। और बिलियन का आयतन कितना है? लीटर, 1 लीटर। तो बिलियन का आयतन हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं? नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके सापेक्ष देख रहे हैं? बिलियन के आयतन के सापेक्ष। तो बिलियन का आयतन जिसके साथ देखते हैं वो बटे में आ जाता है। हम किसे देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांकों को। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक ऊपर आ जाएंगे। ये फार्मूला बिलियन की नॉर्मलता निकालने का आ गया। और यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से क्लियर कर लेनी है कि बिलियन का आयतन हमेशा हम लीटर में ही लेंगे। बिलियन का आयतन लीटर ही होगा। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जितने भी हमने विलेय के ग्राम तुल्यांक घोले हैं उसकी संख्या ऊपर रख देंगे और बिलियन का आयतन नीचे रहेगा, और जो किस में होगा? लीटर में। अब आपको कभी एग्जाम में ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा
तब आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या कभी नहीं देगी, कभी नहीं दी हुई होती है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी होती है और आपको एक चीज दी होती है, केवल विलेय का भार, केवल और केवल विलेय का भार दिया होता है। अब आप जानते हैं जब नॉर्मलता निकालनी है हमें और ग्राम तुल्यांकों की जरूरत पड़ती है, ये दिया नहीं होता है, दिया होता है भार, तो अब हम इस फार्मूले को भार के पदों में लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें भार पता है, ग्राम तुल्यांक पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या है उसे हम भार के पदों में व्यक्त करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें निकालना क्या है, ग्राम तुल्यांक। क्या निकालना है दोस्तों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमें निकालनी है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम भार के पदों में कैसे निकालेंगे? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं भार बटे तुल्यांकी भार। भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार, यह फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे भार का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और बढ़ गई कि ये तुल्यांकी भार आ गया, ये भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, इसका भी फार्मूला होता है। पहले हम ग्राम तुल्यांकों की जगह पे भार बटे तुल्यांकी भार लिख लेंगे। अब आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या देखते हैं हम, विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या देखते हैं और ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम किसकी निकाल रहे हैं, विलेय की निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भार भी किसका होगा, भार भी विलेय का होगा, तुल्यांकी भार भी विलेय का रखा जाएगा, क्योंकि हम भार के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, भार बटे विलयन का आयतन। ये तो पहले से ही था, इसे यहां पे लिख लेते हैं हम, विलयन का आयतन। लेकिन अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे हमें भार के पदों वाला फार्मूला पुट करना है। क्या होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। अब हम किसका भार ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, विलेय के लिए। तो भार भी किसका हो जाएगा दोस्तों, भार भी विलेय का होगा। निकाल तो हम विलेय के लिए रहे हैं, तो हमें सब वैल्यू विलेय के लिए रखनी पड़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब हमें एक परेशानी हमारी और बढ़ गई कि तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाए। तुल्यांकी भार का एक फार्मूला होता है। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे एक्स। एक्स क्या होता है, यहां पर एक्स होता है साजित किए गए इलेक्ट्रॉन। अभी हम सब एक्स के बारे में बताएंगे। पहले आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ लीजिए कि तुल्यांकी भार हमें अब निकालना है। तुल्यांकों की संख्या तो इस फार्मूले से निकल गई, भार दे रखा होगा क्वेश्चन में, यहां पे लगा देंगे। तुल्यांकी भार भी कभी नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में। अब हम लगाएंगे तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे एक्स। अणुभार बटे एक्स ये तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो तुल्यांकी भार है, पहले ऊपर विलेय का भार ऐसे ही, विलेय का भार ऐसे ही रखते हैं। अब बटे लगा लिया। अब ये जो विलेय का तुल्यांकी भार है इसकी जगह पे हम रख सकते हैं अणुभार बटे क्या रख सकते हैं, एक्स। ये होता है हमारा फार्मूला। ये हमने विलेय के तुल्यांकी भार की जगह रख दिया। और अणुभार किसका रखा जाएगा यहाँ पर दोस्तों, विलेय का। विलेय के हम विलेय का तुल्यांकी भार निकाल लें तो भार किसका रखा जाएगा, अणुभार विलेय का। और इनटू में विलयन का आयतन पहले से ही था, विलयन का आयतन क्वेश्चन में यहां पर पहले से ही था।
बिलियन का आयतन, और ये बिलियन का आयतन हमेशा किस में होगा? लीटर में। अब दोस्तों विलेय का भार ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अणुभार भी हम आपको निकाल कर बता देंगे कि सूत्र दिया होगा उससे हम अणुभार निकाल सकते हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम हमारी और बची है बस, फिर हमारा फार्मूला अंतिम स्टेज तक पहुंच जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें x के मान पता करने हैं, अर्थात जैसे विलेय और बिलियन, विलेय और विलायक इनको मिलाने से बिलियन बनता है। ये बात आपको अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े हैं हमने हर एक लेक्चर में बताया था कि विलेय प्लस विलायक बिलियन होता है। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक क्या होता है? विलेय प्लस विलायक होता है हमारा बिलियन। विलेय और विलायक को हमने मिलाया तो हमारा बिलियन बना। और ये जो विलेय है, विलेय है, बिलियन में जो विलेय है वो 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। अम्ल भी हो सकता है, क्या हो सकता है? अम्ल। दूसरा क्या हो सकता है? क्षार। और तीसरा क्या हो सकता है? लवण। अब हमें x के बारे में हम धीरे धीरे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भार और अणुभार ये तो हम सिंपल सी बात है निकाल लेंगे। x हमारी एक और प्रॉब्लम बची है, फिर हमारा फार्मूला अंतिम स्टेज तक पहुंच जाएगा। तो अब हम धीरे धीरे x के बारे में जान रहे हैं कि जो विलेय होता है, विलेय क्या होता है? सॉरी, x क्या होता है? साजित किए गए इलेक्ट्रॉन, साजित किए गए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये किसके लिए है? हम विलेय का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। किसका तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं? विलेय का। अब यहाँ पर जो x होगा वो किसके लिए होंगे? वो भी किसके लिए होंगे? विलेय के लिए, विलेय के लिए x। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जैसे तुल्यांकी भार हम विलेय का निकाल रहे हैं तो अणुभार बटे x ये फार्मूला होता है। इसमें विलेय का अणुभार होगा और विलेय के ही x होंगे, ना कि विलायक के। अब हमें विलेय के x के बारे में जानना है। x क्या होता है? साजित किए गए इलेक्ट्रॉन। विलेय हम जानते हैं कि 3 प्रकार से हो सकता है, अम्ल होगा, क्षार होगा या लवण होगा। अब हम इस फार्मूले को पहले ड्राइव करा दें, फिर आपको x से मिलवाते हैं। x की वैल्यू हम बड़ी आसानी से किस तरह से निकालेंगे तीनों के लिए, चाहे अम्ल दे रखा हो, चाहे क्षार दे रखा हो, चाहे लवण दे रखा हो, x का मान हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चाहे x का मान क्वेश्चन में दे या ना दे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम इसका मान अपने आप निकाल लेंगे। भार हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, अणुभार हम भी अणुभार भी निकाल लेंगे। हमने आपको फार्मूले से अणुभार निकालना बताया था। x है वो हम अभी आपको बताएंगे। बिलियन का आयतन वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। मतलब अब हमारा फार्मूला धीरे धीरे अंतिम स्टेज तक पहुंच गया है। अब इसे हम सही से लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये जो x है इसे हम ऊपर ले आते हैं क्योंकि ये बटे के बटे में है। जैसे 5/3 लिखा है, 5/3, और इसके बटे में लिखा है मान लीजिए 7। ये जो है 5/3 ये एक भिन्न है और इसके बटे में क्या है? 7 है। इसी तरह से यहाँ भी कंडीशन है कि बटे के बटे में तो अणुभार है और उसके बटे में भी x है। तो जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि 5 के बटे में 3/7 है, यहाँ पर सबसे बड़ा बटा लगा है। 5 के बटे में क्या है? 3/7। तो आप जानते हैं कि जब हम भाग करेंगे भिन्न से तो भिन्न ऊपर जाएगी, जब गुणा में लिख लेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 7/3। मतलब जो ऊपर, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया। कितना आ जाएगा? 5 गुणे जो भाग में था 3/7 और गुणा में उल्टा हो जाता है। हम भाग कर रहे थे 3/7 से, अगर इसे गुणा में बदलना चाहें तो 7/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, ये तो पहले ही से लिख लिया था हमने। अब विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अब इनटू क्या हो जाएगा? विलेयन का आयतन, और जो किस में होगा? लीटर में। अब ये जो विलेय का x है, विलेय के लिए x है,
ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसी तरह से ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x इंटू, हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि विलय के लिए x तो हमेशा विलय के लिए होंगे, क्योंकि जब तुल्यांकी भार विलय का निकालना है तो x भी विलय के होंगे। आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि विलय के लिए x होंगे। अब नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N बराबर x इंटू, भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भार क्या होता है हमारा, वेट, WEIGHT। W से प्रदर्शित करते हैं भार को, तो W लिख लेंगे। विलय का भार है, ये किसका भार है, विलय का। और हमने आपको क्वेश्चन जब भी जितने भी डेरिवेशन कराए हैं सभी में हमने विलय को A माना है, विलय को कितना माना है, A, और विलायक को B। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि A और B क्या है, A विलय है और B विलायक। सवाल करेंगे न्यूमेरिकल होंगे, उसमें भी हम A और B को इसी तरह से मानेंगे, A विलय और B विलायक। तो विलय का भार, विलय का भार तो हमने लिख लिया W, और विलय का निकालना है A लगा लेंगे, WA। विलय का अणुभार क्या होता है, M, मॉलिक्यूलर वेट, M हो गया। अब M ये किसका है, अणुभार है, किसका है, विलय का है, तो Ma हो जाएगा। और इंटू, अब क्या होगा, आयतन को हम किससे लिख लेंगे, B से। B मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये B क्या है, आयतन को प्रदर्शित करने के लिए हम किससे लिखते हैं, B से लिखते हैं। किसका आयतन है ये आयतन है बिलियन का। बिलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और इसीलिए हम सफिक्स में क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन। ये शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख लिया। अब किस में है ये, इन लीटर, ये किस में है, लीटर में लेंगे। ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया कि नॉर्मलता अगर निकालनी है तो x इंटू WA/MA इंटू B सोल्यूशन और इन लीटर। अब आप जानते हैं कि ये फार्मूला, ये जो इतना स्टेप है, ये किस चीज को बताता है। अगर आपने अभी तक मोलरता के विषय में नहीं जाना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप मोलरता के बारे में अच्छे से पहले क्लियर कर लेना, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अब हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं जिससे आपको अभी समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M बराबर क्या होता है, Na/B सॉल्यूशन, और ये भी किस में होता है, इन लीटर। हमने आपको बताया था कि मोलरता क्या होती है। मोलरता की परिभाषा आपको अभी अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। क्या परिभाषा होती है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या। ये परिभाषाएं सब मिलती जुलती हैं। जैसे यहाँ भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के, लेकिन यहाँ पर मोलों की संख्या की बात हो रही थी और यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात हो रही है। तो मोलरता क्या कहती है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि भार बराबर क्या होता है, N बराबर भार बटे अणुभार। N क्या है, यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला है। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है Na निकालना है, मतलब A के मोल निकालने हैं, तो A का भार बटे A का अणुभार। अणुभार को हम M से लिखते हैं, भार को W से, और A के निकालना है, और B सॉल्यूशन, और ये किस में है, इन लीटर। अब ये फार्मूला आपको अब पता लग गया, ये फार्मूला होता है मोलरता का। क्या होता है, WA/MA इंटू B सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये फार्मूला मोलरता का नहीं लिखा है पूरा। मोलरता का फार्मूला हमने आपको इसीलिए 2 स्टेपों में अच्छे से बताया कि आपको ये पता लग जाए ये फार्मूला मोलरता का ही लिखा है। क्या फार्मूला होता है, WA/MA इंटू B सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला होता है मोलरता का। तो हम इसकी जगह पे खाली M नहीं लिख सकते हैं, मोलरता लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला क्या है। तो क्या हो जाएगा, N बराबर N ऐसे ही, X भी ऐसे ही, और इस टोटल की जगह रख देंगे
कैपिटल M। ये किस में संबंध आ गया? नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। इसे आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मलता की परिभाषा दीजिए, उसका सूत्र लिखिए और उस नॉर्मलता है उसे मोलरता से संबंध लिखिए या मोलरता के पदों में लिखिए। तो आप कहेंगे कि मोलरता की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी, इसमें हम भार बटे अणुभार सब विलेय का देख रहे थे, आयतन विलयन का देख रहे थे। लेकिन आप जब लास्ट स्टेप में आए, अंतिम फार्मूला हमने नॉर्मलता का बनाया, उसमें आप एक बात देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला है ये मोलरता का है। तो इसीलिए हमने n बराबर x इंटू कैपिटल M रख लिया। आपको ये याद रखना, यहाँ पर ये क्या है, m क्या है, m क्या है, m है मोलरता, मोलैरिटी। तो इस तरह से हमने इस फार्मूले को अच्छे से क्लियर करा, आपको ये याद रखना है। और इसमें मेन चीज क्या है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फार्मूला, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फार्मूला, और इस तरह से ये आपको अच्छे से याद रखना इतना कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम किस में देखते हैं, जब नॉर्मलता विधि का अध्ययन करते हैं तो विलयन के आयतन में देखते हैं। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, भार बटे तुल्यांकी भार, कभी नहीं भूलना है। तो भार बटे तुल्यांकी भार विलेय का रख दिया, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब विलेय का तुल्यांकी भार, भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तो इसकी जगह पे रखा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और इनटू में विलयन का आयतन भी तो था, उसे ऐसे ही लिख लिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, विलेय का भार हम ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे कि जो ग्राम तुल्यांकी भार है हमारा, हमें वो भी कभी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता है, उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे x। x क्या होता है, साझे किए गए इलेक्ट्रॉन, x क्या होता है, साझे किए गए इलेक्ट्रॉन। विलेय का भार बटे में ये जो तुल्यांकी भार था, इसकी जगह अणुभार बटे x रख दिया। अब हम तुल्यांकी भार किसका निकालना है, विलेय का, इसलिए विलेय का अणुभार बटे विलेय के x रख दिए। विलयन का आयतन पहले से ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता निकाल रहे हैं हम, तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार रख लिया, विलेय का अणुभार रख लिया, इंटू विलयन का आयतन रख लिया। अब जो x था ये बटे में था, तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो x कहाँ पर लिख लिया, ऊपर। और अब हमने इसे सिंबल में सब चीज लिख ली कि शॉर्टकट में लिख ली, विलेय का भार ये बड़ा फार्मूला हो जाता, शॉर्टकट में हमने फार्मूला बना लिया, इसे सिंबल में लिख लिया। विलेय का भार लिख लिया WA, विलेय का अणुभार MA इंटू B सोल्यूशन। यहाँ पर हमें देखने से एक चीज और पता लग गई कि ये शायद मोलरता का फार्मूला होता है, नहीं पढ़ा है तो आपको यही लगेगा कि होता होगा शायद, इसीलिए आप मोलरता की क्लास को जरूर देखें। ये फार्मूला मोलरता का होता है, हमने बहुत ही अच्छे से बताया था, पूरा हमने डिराइव कराया था, ये फार्मूला मोलरता का ही होता है। अब हम इसकी जगह मोलरता रख देंगे, तो n बराबर x इंटू m। इससे क्या होता है कि जो विकल्प में क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है, मोलरता दे रखी होती है, और x तो आपको हम बता देंगे कैसे निकालने, अभी बताएंगे इसके बाद, और नॉर्मलता निकालनी होती है। तो मोलरता समझते हैं बच्चे की कहीं भी हमारे फार्मूले में मोलरता की तो बात ही नहीं हुई थी, इसीलिए हमने आपको एक और स्टेप में बता दिया कि ये मोलरता के पदों में नॉर्मलता का सूत्र होता है। अब हम निकालेंगे x का मान, WA क्वेश्चन में दे रखा है, MJ भी निकाल लेंगे, B सोल्यूशन ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन हमें x नहीं दे रखा होगा। अब हम तीनों के लिए x क्या होगा, जो विलेय है उसके लिए साझे किए गए इलेक्ट्रॉन तीन तरह से होंगे, अम्ल होगा विलेय, या क्षार होगा, या लवण, तीनों के लिए हम अलग से निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम x के मान निकालने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम तीनों के लिए x के मान निकालेंगे। अब हम x के मान निकालने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम x के मान निकालने वाले हैं। x के मान तीनों तरह से निकालेंगे। x क्या होता है, ये विलेय के लिए x निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, विलेय के लिए x निकाल रहे हैं। और विलेय हमारा तीन तरह से होता है। विलेय किस तरह से होता है, विलयन में विलेय तीन प्रकार से होता है।
कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। एक अम्ल हो सकता है, क्या हो सकता है? अम्ल। दूसरा क्या हो सकता है? क्षार। और तीसरा क्या हो सकता है? लवण। इन तीनों फॉर्मेट में हमारा विलेय हो सकता है। अब दोस्तों हम x के लिए मान निकालेंगे, तीनों के लिए एक एक करके। अब अम्ल के लिए हम x का मान निकालना चाहते हैं। अम्ल के लिए निकालना, जैसे सपोज कर लीजिए HCl है, विलेय हमारा क्या है? HCl है। HCl के लिए हमें x का मान निकालना है, क्योंकि फार्मूला हमारा कहता है कि x की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। x के बिना हम नॉर्मलता नहीं निकाल पाएंगे। अब विलेय के लिए x का फार्मूला हम निकालेंगे। x किस तरह से बनेगा? x 3 तरह से होगा, विलेय 3 तरह से होगा, अम्ल, क्षार, लवण तीनों के लिए अलग अलग तरह से निकाला जाएगा। पहले हम निकालेंगे अम्ल के लिए। अम्ल का एक उदाहरण लेते हैं, HCl। HCl जब अपने आयनों में टूटेगा तो किस प्रकार से टूटेगा? H क्या है? H प्लस हो जाएगा, प्लस Cl माइनस, इस तरह से HCl टूट जाएगा। हमने आपको नॉर्मलता जब फार्मूला बताया था, एक झलक आपको बताई थी x की, कि x साझे किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। x आपको याद रखना है, x हमेशा क्या होते हैं? साझे किए गए इलेक्ट्रॉन। साझे किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं x। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? हमें यही देखना है कि साझे किए गए इलेक्ट्रॉन हैं कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन साझित हो रहे हैं। तो H हम देखिए अभी इस फार्मूले को पूरा ओपन करके, इस आयनों को पूरा ओपन करके बताएंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन साझे करते हैं। जैसे यहाँ पर H लिख लीजिए और यहाँ पर Cl। H के बाह्य कोश में एक परमाणु होता है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। और Cl में, Cl का परमाणु क्रमांक 17 और 2 8 7 हो जाएगा, 2 8 7, मतलब 7 होते हैं बाह्य कोश में। तो 7 किस तरह से होते हैं? 2 2 4 2 6 और 1 यहाँ पे होता है। अब Cl क्या चाहता है? कि किसी तरह से हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। सभी चाहते हैं, जो अक्रिय गैस है उन्हें छोड़कर सभी तत्व चाहते हैं कि हमारे बाह्य कोश पूरा भर जाए। और अब Cl को H से दोस्ती करनी पड़ेगी कि भाई हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करवा लो, 1 इलेक्ट्रॉन ही हमें चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि साझा कितने का इसे करना है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन का। और H क्या चाहता है? H के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य कोश में 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। 1 है बेचारे के पास, ये भी चाहेगा कि हमें भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसे 1 की जरूरत हो, उससे हम भी साझा कर लें और वो भी हमसे। जैसे अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो वो अपनी ही जरूरत के हिसाब से किसी को ढूंढता है कि जो चीज हमारे पास है और वो किसी और को जरूरत हो, और जो चीज उसके पास हो वो हमें मिल जाए। यही H और Cl के साथ होता है कि H होता है वो Cl से क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। अब क्या होगा? जैसे ये जो H है, इसके बाह्य कोश में 2 हो गए, और जो Cl है इसके बाह्य कोश में 8 हो गए। H के भी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, Cl के भी। अब आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि इन विचारों ने साझा कितने का करा? एक ही इलेक्ट्रॉन का तो करा, 1 की कमी थी इसके पास, बस 8 हो जाते। इसने सोचा कि ऐसा मिल जाए जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन साझे करने के लिए हो। 2 होते तो बेचारा नहीं कर पाता, उसके लेवल का नहीं है, ये हाई लेवल का हो जाता अगर 2 होता। अब वो बेचारा छोटे स्टैंडर्ड का है, वो चाहता केवल 1 मिल जाए इलेक्ट्रॉन। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन वाला दोस्त ढूंढना पड़ेगा, वो बेचारा H होता है। अब H का चाहता है कि हमें भी एक ऐसा साथी मिल जाए जो 1 इलेक्ट्रॉन हमें भी साझा करवा सके। तो H और Cl दोनों परफेक्ट फ्रेंड हो गए और इस तरह से इन्होंने साझा कर लिया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे साझे किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन साझित हुए? इलेक्ट्रॉन साझित हुए 1 ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं है, ये तो इसके 2 दिखाए गए हैं कि इस तरह से ये साझा कर लेते हैं, एक इसका मिलकर। साझे किए गए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Cl को आवश्यकता कितनी थी? केवल 1 इलेक्ट्रॉन की।
कोई ऐसा साथी हो जो एक इलेक्ट्रॉन उससे साझा कर ले, उसे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो Cl आराम से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, वही तो होता है X, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं X, तो X बराबर 1 हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसे हम वियोजित करके देख लेंगे साझा कितने का हो रहा है। H2SO4। अब H2SO4, ये H2SO4 है, ये किस में टूटेगा? H के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और H कितने हैं? 2। यहां पर 2H प्लस लिखा जाएगा, आप H2 प्लस नहीं लिख सकते हैं, H2 प्लस लिखेंगे। इसका मतलब X के पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। X जानता है कि हमें 2 वाला साथी मिले, लेकिन H के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। H के पास एक पॉजिटिव होता है और H कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लगा लेते हैं। अब प्लस में क्या आएगा? SO4 इसके पास होता है डबल माइनस, ये डबल माइनस होता है। अब SO4 क्या चाहता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन साझित करने के लिए मिल जाए और H चाहता है कि हमें 1 मिल जाए। यहाँ पर जैसे H क्या चाह रहा था कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए मिल जाए। H कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। SO4 चाहता है कि हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए मिल जाए। एक H चाहता है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 2 H हैं, तो दोनों H चाहते हैं कि हमें भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए मिल जाए। मतलब H जो 2 H हैं, दोनों कितने इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहते हैं? 2 चाहते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहते हैं? 2। SO4 भी 2, तो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितने हो जाएंगे? साझा किए गए इलेक्ट्रॉन बराबर 2। कितना हो जाएंगे इसके लिए? 2। अब साझे किए गए इलेक्ट्रॉन तो यही तो होते हैं हमारे X साझे किए गए इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन साझित हुए? 2 हुए। तो दोस्तों इस तरह से हम अम्ल के लिए निकाल लेंगे, जो भी अम्ल दिया होगा, विलेय होगा, जो अम्ल होगा उसके लिए हम X निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं क्षार के लिए। क्षार भी हो सकता है क्वेश्चन में। क्षार को भी हम इसी तरह से एग्जाम्पल से समझेंगे। क्षार का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्षार मतलब जो OH आयन देते हैं, NaOH, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है NaOH। इसके लिए हम X कैसे निकालेंगे? वही सिंपल सा फंडा है कि हम पहले वियोजित कर लेते हैं। अब ये किस में वियोजित हो जाएगा? Na प्लस OH माइनस। कितने पॉजिटिव लगे हैं, कितने निगेटिव? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों एक चाहते हैं। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास कमी, तो इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इसके लिए X बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। अब हो ऐसे दूसरा एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइज, क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना चाहता है। बस आप यहाँ पर आयनों की संख्या देख लीजिए। X बराबर 2 तो लिख देंगे हम कि X बराबर 2 हैं, साझे किए गए इलेक्ट्रॉन 2 हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो समझने लायक है वो ये है कि OH के पास एक निगेटिव होता है और यहाँ पर कितने OH हैं? जैसे Ca के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एक OH के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे के पास 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 OH हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे संतुष्ट हो जाएगा, 1 इससे, दोनों आराम से साझा कर लेंगे। साझा कितने का हुआ? 2 ही का तो हुआ, यहां से 2 का हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन OH 1 करेगा, एक OH 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, एक बेचारा जे वाला करेगा, दोनों का साझा हो गया। अब Ca का भी काम हो गया, OH का भी। तो इसके लिए X बराबर कितना हो जाएगा? साझे किए गए इलेक्ट्रॉन 2। अब हम लवण के लिए निकालेंगे। क्षार के लिए निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे लवण के लिए। लवण क्या हो सकता है? जैसे लवण के लिए निकालेंगे हम, लवण क्या? NaCl हो सकता है। और ये आपको हम एग्जाम्पल से इसीलिए निकलवा दे रहे हैं कि आपको अभी समझ में आ जाए कि X साझे किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई अगर ये पूछ ले कि X क्या होता है, इसमें नॉर्मलता के फार्मूले में X क्या होता है, तो आप उसे बता सकेंगे कि X साझे किए गए इलेक्ट्रॉन होते हैं। अम्ल, क्षार, लवण 3 तरह से विलय हो सकता है। तीनों के लिए हम अलग अलग से निकाल सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन साझे किए जाएंगे उतने ही हम X बराबर लेंगे।
अब हम लवड़ के लिए जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये NaCl को घोला गया है, NaOH को घोला गया है, H2SO4 को घोला गया है। फिर आपको वहां पर एक बात अच्छे से पता करनी होगी कि ये अम्ल, क्षार या लवड़ है, क्या है। तो उसके हिसाब से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, साजित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे। अब NaCl के लिए, लवड़ के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से हम बता दे रहे हैं, हम न्यूमेरिकल में सभी के लिए निकालेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। Na प्लस हो जाएगा, Na क्या हो जाएगा प्लस, और Cl माइनस, ये NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस में वियोजित हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको जरूर पता होगी। अब Na के पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये दोनों साझा करेंगे। किसका साझा करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, एक का। कमी तो एक, अधिकता एक की है, किसी के पास कमी है, किसी के पास अधिकता है, दोनों सेम चीज की है, तो जो कमी और अधिकता पूरी होगी वो एक ही चीज से तो होगी, क्योंकि कमी थी एक चीज की और किसी के पास अधिकता थी एक चीज की, अधिकता थी एक चीज की, कमी थी एक चीज की, तो जो कमी और अधिकता पूरी होगी वो एक ही चीज से तो होगी। साजिद कितनी चीज साझे किए जाएंगे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन साझे किए जाएंगे, एक करा जाएगा, और Na जो प्लस है और Cl माइनस है वो एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। तो इसके लिए x बराबर 1, सिंपल सी बात है। अब जैसे CaCl2 हो, CaCl2 तो कैल्शियम 2 प्लस और क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। एक Cl के पास हमेशा एक माइनस होता है। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जब 2 Cl हैं तो उसके लिए हम 2 पहले लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कैल्शियम चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक हैं उससे कोई साझा कर ले, और एक Cl के पास एक कमी है, 2 के पास 2 कमी, मतलब यहाँ टोटल कमी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो साझा कितने इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा, 2 का। तो x बराबर इसके लिए 2। इस तरह से हमने अम्ल और क्षार और लवण तीनों के लिए x के मान निकाले। अगर आपको दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से नहीं, और भी टॉपिक जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर उनमें भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें कि ये नहीं समझ में आया, या इसमें ये जो चीज़ है वो नहीं समझ में आई। कुछ भी चीज़ हो हम उसे अच्छे से और दोबारा से बढ़िया से समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे, और जल्द ही आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस टॉपिक से, कि ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक आज का है नॉर्मलता, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है। अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मलता ही है। इसे आपको कभी नहीं भूलना है। हमने आपको एक एक चीज क्लियर करके बताई कि नॉर्मलता का फार्मूला, उसमें जो x हमारी प्रॉब्लम थी उसे हम नहीं निकाल पाएंगे तो वो भी हमने बताया। अब जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये फार्मूला ऐसे रट जाएगा कि जैसे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आपकी जुबान पे ये फार्मूला हमेशा याद रहेगा नॉर्मलता का। x कैसे निकालेंगे आप केवल विलेय को देख कर ही बता देंगे, चाहे विलेय अम्ल हो, क्षार हो या लवण हो, आप देख कर बता देंगे कि हम इसके लिए x बराबर इतना लिख सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो दोस्तों अगर नॉर्मलता आपको समझ में आ गई हो, x के मान आपको निकालने में बहुत ही इंटरेस्ट लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों आप अगर सोचते हैं कि लाइक करने से क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक लाइक से, अगर आप एक लाइक करते भी हैं तो आपको कुछ भी फायदा या फर्क नहीं लगता है, लेकिन आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। उस तरह से जैसे कि हमारा एक लाइक आपके लिए कुछ नहीं है और हमारे लिए बहुत कुछ है। आप एक लाइक अगर करते हैं तो हमारा एक विचार मन में आता है कि शायद नॉर्मलता हमने जो पढ़ाया है वो कुछ बच्चों के लिए कामयाब हुआ है। जो भी हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मलता हमें समझ में आ गई है, उन्हें अच्छे से इस टॉपिक से बढ़िया से रिलेट कर दिया है हमने, और उन्हें अब इस टॉपिक को कभी भी भूलना नहीं होगा, इन्हें रटना भी नहीं होगा। ये एक लाइक इस बात को इंडिकेट करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में अब हम नॉर्मलता के
बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार न्यूमेरिकल लगाएंगे। अब आपको इससे न्यूमेरिकल जब लगवाए जाएंगे, जब आप सूत्र देखेंगे और x का मान देखकर ही बता देंगे, तब आप कहना कि हाँ x का मान हमें अच्छे से समझ में आया। अभी तो हमने आपको निकलवा के बताए हैं, जब न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होगा तब आप इसे देख कर ही बता देंगे कि चाहे अम्ल, क्षार, लवण कुछ भी हो, आप संयोजी जो साझी किए गए इलेक्ट्रॉन है उसे देख कर ही बता देंगे, अर्थात x का मान देखकर बता देंगे। और अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है। ये जो टॉपिक है ये जीटीआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको बताएंगे ये न्यूमेरिकल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और किस एग्जाम तक आ सकते हैं, किस लेवल के ये क्वेश्चन है। शुरू से चलेंगे लेवल वाइज क्वेश्चन को दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलता के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।